हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसकी ये पर्टिकुलर वीडियो है। इसके पहले 3 और वीडियोस मैंने बना चुका है इसी पर्टिकुलर चैप्टर से, यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो पीडीएफ्स है इन क्लासेस की, वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, और एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ होती है, या पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं होता, जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा होता है। इसके बाद में लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कहते हैं। फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रोजेक्ट बेस पे काम होता है ना। जैसे हमारी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है जिसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां प्रोजेक्ट बेस पे काम होता है, वहां पर हमको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा आप हमको देखने को मिलता है क्या, आखिरी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन आजकल के समय में जितनी भी, मान लीजिए हमारी फ्लिपकार्ट है ना, तो ये क्या करती है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में इंटरलिंक होकर के काम करती है। बहुत सारे वेंडर्स है ना। इसके बाद में आई कार्ट है, जो कि क्या करता है, आपको डिलीवरी देता है। बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में फ्लिपकार्ट क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक नेटवर्क बिल्डअप करता है। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलती है क्या, फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट के अंदर बहुत से लाखों ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, जो कि फ्लिपकार्ट में अपना सामान वेंडर बेच रहे हैं, और एक सप्लाई चेन है जो कि आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। सबसे पहले हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो कि सिंपली क्या होती है, अलग अलग हमको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे R&D डिपार्टमेंट हो गया आपका, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, और डिविजनल प्रोडक्ट जेड, है ना, यानी कि किसी प्रोडक्ट लाइन के बारे में यदि कोई चीज हो तो जैसे R&D हो गया, R&D के अंदर क्या होगा, डिजाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, और टेस्टिंग करने वाला पोजीशन होगी, या कोई बंदा होगा, या कॉल टोटल एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है। फाइनेंस मैनेजर के अंदर अंदर कौन कौन आ जाएगा, अकाउंटेंट आ जाएगा, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, परचेस डिपार्टमेंट आ जाएगा, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आ जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स और कस्टमर सर्विस या आफ्टर सेल्स सर्विस हो सकती है, या सेल्स में भी अलग अलग हो सकते हैं, जो ऑन द फील्ड जाकर के काम करते हों। उसके बाद में क्या, इंटरनल सेल्स आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना, कि आपकी कहीं से फोन नंबर्स जो है वो क्या किए जाते हैं, लीड्स जनरेट करने का काम किया जाता है, और वो लीड्स को कन्वर्ट किया जाता है क्या, इंटरनल सेल्स के थ्रू। इसके बाद में कस्टमर सर्विस, या हम आफ्टर सेल्स सर्विस वाली सिस्टम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग डिविजन्स के अंडर हम क्या कर देते हैं, सिंपली लीनियर रूप में या लाइन रूप में सब चीज़ों को रख देते हैं, एक के नीचे एक। तो ये हमको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी हो, तो मैनेज करना क्या होता है, आसान होता है, और हम क्या कर सकते हैं, एक के नीचे एक सभी को रख सकते हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पूरे डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, या फाइनेंशियल मैनेजर पूरे डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, ओके। इसके बाद में क्या है आपका, इसके क्या होंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये क्या करता है, अलाउ करता है स्पेशलाइजेशन को। जैसे कि हमने देखा क्या, कोई यदि फाइनेंशियल वाला है तो फाइनेंस वाला अपने फील्ड की स्पेशलाइजेशन को ही देख रहा है, तो अकाउंटिंग उसी की स्पेशलाइजेशन है। परचेसिंग, फाइनेंस उसमें लगता है कि कितना हम परचेस कर सकते हैं, कितना बजट है, कितना सेल्स से हम कितना पोर्शन हमारे कैपिटल का परचेस में लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी स्पेशलाइजेशन को
सूट करने वाली चीज़ें हैं तो हम स्पेशलाइज्ड अपने डिपार्टमेंट बना सकते हैं। और इसके अलावा क्या लो कॉस्ट है, ये बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है, तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, मैट्रिक्स किस्म का नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं आएगी। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसएडवांटेज क्या होता है, क्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट अपना अपना इंडिविजुअली अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन परचेस डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता है, इसलिए जब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। इसके बाद में क्या है, एवरीवन इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट राइट फॉर देयर फंक्शंस देन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन में के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा उसे करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनैलिटी में दिक्कतें आने लग जाती है। ये क्या होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटलाइजेशन में दिक्कत होती है। के बाद में क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट, ये बिल्कुल सिंपल किस्म का है। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अथॉरिटी क्या होगी, फ्लो होगी। अनलाइक अदर स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड एंड सुपर सपोर्टिव सर्विस डज नॉट टेक प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको डिफरेंट लाइन्स में कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। द चेन ऑफ कमांड इन ईच डिपार्टमेंट हेड हैज कंट्रोल ओवर देयर डिपार्टमेंट, है ना। हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है, उसका हेड करता है अपने डिपार्टमेंट को। जैसे कि हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाले ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ काम आती है, जहाँ पर सिंगल आपको क्या देखने को मिलता है, मान लीजिए कि कोई मार्केटिंग कंपनी है, उसका काम केवल और केवल सेल्स का है, तो हमको सेल्स इन डिफरेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, या मल्टीपल लाइंस में हमको सेल्स देखने को मिल जाएगी। डिवीजन के रूप में यदि सेल्स फोर्स को डिवाइड कर दिया गया है, कि जियोग्राफिकल एरिया के रूप में हमको बांट दिया गया हो कि ये सेल्स जो है, ये सेल्स टीम एमपी की है, ये सेल्स टीम जो है यूपी की है, ये सेल्स टीम बिहार की है। इस प्रकार से जब क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ओके, के बाद में क्या होगा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि लाइंस आपने बांट के रख दिया है कि ये पर्टिकुलर अलग अलग लाइंस है, और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, एक लाइन मैनेजर रख दिया है। स्टाफ अलग अलग बना करके रख दिए, और उसके बीच में क्या है, लाइन मैनेजर है। उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखते रहना कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह ऑर्डर नहीं दे सकता है, उसका काम डिसीजन मेकिंग नहीं है, उसका काम पॉलिसी मेकिंग नहीं है। उसका काम क्या है, केवल वॉच अलोंग रखना कि किस प्रकार से काम हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ओके, तो जैसे कि फाइनेंस का एडवाइज़र अलग होगा, आपके एसेट्स का एडवाइज़र होगा, डिविजन्स के मैनेजर अलग होंगे, और एक क्या होगा, एक लाइन मैनेजर होगा जो कि हर चीज़ को देखते रहेगा। ओके, इसका काम केवल क्या है कि सही तरीके से ऑर्डर पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या ऑर्डर जो पास किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ इसको वॉच अलोंग करना। ओके, इसके बाद में आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहां पर हमको दो अलग अलग सबऑर्डिनेट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर दो बॉस हो अलग अलग, कुल मिलाकर के, है ना। कि आपका जहां पर मान लीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एलएनटी कंपनी है मान लीजिए, उसका क्या है कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड में अलग एक है, इसके अलावा उसके जितने जगह पे क्या चल रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मान लीजिए कि उनने 4 पुल का काम लेकर के रखा है, तो वो 4 पुल अपने आप में अलग अलग क्या है, अलग अलग कंपनीज है, या अलग अलग वो प्लांट है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। तो वो उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अलग मैनेजर होंगे। ओके, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन ए वाली कंपनी है, जो प्रोडक्ट ग्रुप है, वो किन किन से कोऑर्डिनेट करेगी, वो अपने जो हेड हैं
उनसे भी कांटेक्ट में रहेगी और जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगी, है ना। जो मान लीजिए कि प्रोडक्ट ग्रुप जो है, जो प्रोजेक्ट ए को देख रहा है, वो क्या करेगा कि वो इनसे के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में भी कोऑर्डिनेट करेगा। तो इनके पास में दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको दो तरफ से क्या मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जो कि प्रोजेक्ट बेस ज्यादातर काम करते हैं। प्रोजेक्ट बेस काम करने में क्या होता है कि प्रोजेक्ट का एक अलग मैनेजर का सिस्टम होगा, उसका अलग खुद का मैनेजमेंट का सिस्टम होगा और एक हाई कमांड भी अलग होगा, जो कि इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को क्या करते रहेगा, देखते रहेगा। क्योंकि जो फंड पास होना है, जो प्राइमरी पॉलिसीज बननी है, वो कहाँ बननी है, आपकी जनरल मैनेजर के तौर पे बननी है, जनरल मैनेजमेंट के लेवल पे बननी है। और उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू। तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग अपना खुद का पर्टिकुलर मैनेजमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल systems of that particular project, financial nature of that particular project। ओके, तो हर प्रोजेक्ट का अपना खुद का एक मैनेजमेंट होगा और एक जनरल मैनेजमेंट भी होगा। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हमेशा बनते रहेगा और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, ये दोनों ही साइड से अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, दोनों ही साइड से उनको ऑर्डर्स और रिपोर्टिंग दोनों ही साइड करनी होगी। तो इस प्रकार के जब हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस है क्या, कि कंपनीज क्या कर सकती है, इफेक्टिव मैनर में लार्ज स्केल के टास्क को मैनेज कर सकती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है के बारे में जानकारी रख सकती है। और क्या होगा कि वो अलग अलग प्रोजेक्ट के नेचर के हिसाब से, उसके ड्यूरेशन के हिसाब से, क्योंकि मान लीजिए कि एक छोटा पुल बन रहा है, एक बड़ा पुल बन रहा है, एक बड़ी सी रोड बन रही है, ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग अपने अपने नेचर के हिसाब से हो जाएंगे, उनका ड्यूरेशन अलग अलग हो जाएगा, उसमें जो लगने वाली मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो अलग अलग हो जाएगी। रोड में जो है वो सरिया तो यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे रॉड यूज़ नहीं होगी, उसके प्रोडक्ट अलग होंगे, उसके बेस मटेरियल अलग होगा, उसमें ड्यूरेशन अलग लगेगी, अलग स्पेशलाइजेशन लगेगी, अलग मशीनरीज लगेगी, जो कि किसी फ्लाईओवर बनाने वाले प्रोजेक्ट में नहीं लगेगी। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि कंपनी स्पेशलाइजेशन लेकर के आ सकती है लार्ज स्केल, जब क्या हो रहा हो, कोई ऑपरेशंस चल रहे हो कंपनी में, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि पूल ऑफ रिसोर्सेज टू बी कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए आप आसानी से क्या कर पाएंगे, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में अपने रिसोर्सेज को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा मैट्रिक्स प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स हैव मोर डाइवर्स सेट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, है ना। क्या होगा कि जब मैनेजर्स को हम अलग अलग सिचुएशंस में डालेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक उनकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कि किस सिचुएशन में कैसी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, हर प्रोजेक्ट में अलग अलग बजट क्या होता है, क्या सिचुएशंस होती है, और किस प्रकार से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लिमिटेड रिसोर्सेस और टाइम में कंप्लीट करना है। ओके, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका जो वर्क फोर्स डेवलप होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगा। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे कि हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग नेचर के चल रहे हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के चल रहे हैं, मशीनरीज यूज़ हो रही है, बहुत सारे आपके ह्यूमन रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं अलग अलग नेचर ऑफ वर्क में। इसके अलावा सबकी टाइम स्ट्रेंथ अलग अलग है, टाइमलाइन आपकी अलग अलग चल रही है, कोई 3 महीने में खत्म हो रहा है, कोई 6 महीने में खत्म हो रहा है। तो आपको रिसोर्स एलोकेशन, ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सभी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा क्या होता है, नोटोरियस फॉर कंफ्यूजन हो सकता है कि किस प्रकार से हम रिसोर्सेज का यूज़ करें। कोई रिसोर्स क्या होगा, आइडल पड़ा रह जाएगा, और कोई रिसोर्स के लिए आपका काम बंद भी हो सकता है। किसी एक मशीनरी के लिए क्या हो सकता है कि वो पर्टिकुलर मशीनरी 3 जगह काम आने वाली है एक ही, तो क्या होगा, आपके बाकी के 2 जगह काम आपका बंद हो जाएगा।
या ऐसा हो सकता है कि कोई एक मशीनरी ऐसी है जो कि आइडल रखी हुई है, कोई काम ही नहीं आ रही है, तो क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है कि किस प्रकार से एसेट्स को मैनेज किया जाए, मशीनरीज को मैनेज किया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मैनेजरियल स्किल्स चाहिए होती है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर चाहिए होता है इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को। और इसके बाद में क्या है, डिसएग्रीमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द शेड्यूल आर कॉमन। जब क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन शेड्यूल्स जब मिल जाएंगे, जब प्रोजेक्ट ए और बी को कॉमन शेड्यूल है, कॉमन उनको एसेट्स यूज़ करने हैं, कॉमन उनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, तो उस बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है इन दो प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स के बीच में या इनकी टीम के बीच में, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें हमने इतना ज़्यादा टाइम इसलिए भी इन्वेस्ट किया है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और आखिरी क्या है हमारा, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी अलग अलग हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट के अंदर क्या होता है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, जितने भी वेंडर्स हैं आप जाकर के उनके वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, उनके जो गोडाउंस है उसमें अपने प्रोडक्ट्स को क्या करवा सकते हैं, रखवा सकते हैं, उसका चार्ज आपको देना होगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो आई कार्ट है, जो उनका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, उनके साथ में वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में जब क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, इंफॉर्मेशन को जब वो क्या करती है, एक्सचेंज करती है, तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आई होप कि पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा करके रखें, और जिस भी टॉपिक पे यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस बना करके दे दूंगा। ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है ये हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएगी, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। थैंक यू।